अस्सलाम वालेकुम मतीउल जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में सेनेट में वोटिंग के हवाले से सदाती रेफरेंस की समाअत जारी रही। आज की समाअत की ख़ास बात इलेक्शन कमीशन को उसके वकील के ज़रिए अपने दलाइल का आगाज़ नहीं करने दिया गया। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद ने एक यू टर्न लिया है, एक नया रुख अख्तियार किया है, नई पोजीशन ली है इस तमाम मामले में और कुछ तीसरा रास्ता तलाश करने के लिए तजावीज़ भी सामने लाई हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट यूँ लग रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से भी ज़्यादा प्रेशर में है, अवामी दबाव में है कि जनाब ये खुफिया वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुफिया वोटिंग बकौल सुप्रीम कोर्ट के करप्ट प्रैक्टिस में आती हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये नुक्ता उठाया था कि आइन में या कानून में तरमीम के बग़ैर ही इलेक्शन कमीशन के पास जो आइन का अख्तियार है मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का और बदअनवान प्रैक्टिसेस यानी करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने का, उसी के तहत इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर पे नंबर शुमार क्यों नहीं छाप लेता ताकि ये मालूम हो सके कि किस MPA या MNA ने किस पार्टी के सेनेट के उम्मीदवार को वोट दिए हैं। यानी कि काउंटर फाइल पे तो पहले नंबर शुमार होता था, मगर सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो कि बकौल इलेक्शन कमीशन के आइन में जिसकी गारंटी दी गई है सेनेट के इलेक्शंस के लिए, उसके तहत जो बैलेट पेपर था उस पर किसी किस्म का नाम या नंबर शुमार नहीं होता था। तो आज भी इलेक्शन कमीशन बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान को तलब किया गया। कार्रवाई तो हम बाद में आपको बताते हैं, पहले ये बताते चलें कि ये तारीख़ में कभी ऐसा हुआ नहीं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक आइनी ओहदेदार है और आइन के अंदर लिखा है कि तमाम एग्जेक्टिव यानी इंतज़ामी इदारे इलेक्शंस के मामलात में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुआवनत और तावन करने के पाबंद होंगे, जो एग्जेक्टिव इदारे हैं आइन के तहत। और ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी एक आइनी ओहदा है और उसको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। वो किसी सरकारी महकमे का सरबराह नहीं, एक आइनी इदारे का सरबराह है। उसको आज तलब किया सुप्रीम कोर्ट ने, और तलब भी शायद इसलिए किया कि वो कोई साबिक सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं था। आज तक जितने भी साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, चाहे वो जस्टिस रज़ा थे जो इससे पहले थे, या माजी में भी जस्टिस इरशाद हसन खान जैसे जजेस जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के रहे हैं, और याद रहे वो चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, तो उनको कभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे तलब नहीं किया गया जिस तरह आज हुआ। फ़र्क सिर्फ ये था कि आज सिकंदर सुल्तान राजा जो कि एक ब्यूरोक्रेट हैं, वो इस आइनी इदारे के सरबराह हैं, उनको रोस्टम पे बुलाया गया और उनसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बार बार ऐसे सवाल किए जो सवाल शायद वो किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को तलब करके कभी ना करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जैसे कि जस्टिस रज़ा थे, अगर उनको बुला के सुप्रीम कोर्ट में कोई जज सवाल जवाब करता तो फिर जस्टिस रज़ा तो उनसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं और एक दूसरे की बहुत सी बातें होती हैं, राज होते हैं, तो इसलिए इस तरह के सवाल जवाब तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट पे और एक सरकारी मुलाजम पे दबाव डाल के ही किए जा सकते हैं। तो आज आइनी इदारा भी सुप्रीम कोर्ट के कटारे में खड़ा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खड़ा था और उसको मजबूर किया जा रहा था कि वो अपने वकील के ज़रिए भी नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिल्कुल एक सरकारी मुलाजम की तरह ट्रीट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उनको रोस्टरों पे बुला के पूछा गया कि आप बताएं कि क्यों नहीं बैलेट पेपर पे नंबर शुमार डाले जा सकते। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजाहत तो की, और उसी दौरान जो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे एडवोकेट सजील, उन्होंने बात करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जनाब ये आइनी और कानूनी मामला है, हमें अपने दलाइल का आगाज़ करने दिया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट मुसर थी, वो इसरार कर रही थी कि नहीं, पहले हमारे सवालों के जवाब दें, और हमारे सवालों के जवाब भी कोई वकील नहीं देगा, हम खुद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछेंगे। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वकील को अपने बाकायदा दलाइल देने की इजाज़त आज भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, और सारे सवालात का रुख जो था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ था। और जब वकील ने किसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस गुलजार ने और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने वकील को रोक दिया और उसने कहा कि आप मत बोलें, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछेंगे। और बार बार उनसे ये कह रहे थे कि क्यों नहीं जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर नंबर शुमार
प्रिंट किया जा सकता, जिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बड़े धीमे अल्फाज में, बड़े एहतराम के साथ, मगर बड़ी ही फर्म पोजीशन लेते हुए वाज़ेह किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने इजलास में, अपनी मीटिंग में इस सुप्रीम कोर्ट की कल की इस तजवीज़ पर गौर किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तमाम अरकान ने ये फ़ैसला किया है कि आइन के तहत जो सेनेट का वोट है उसको सीक्रेसी हासिल है, वो उसको खुफिया रखा जाना ज़रूरी है, इसलिए बैलेट पेपर के ऊपर नंबर शुमार जो है वो प्रिंट नहीं हो सकता। ये बात सुनने के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन मुतमईन नहीं हो रहे थे और वो बार बार कह रहे थे कि सीक्रेसी तो सिर्फ उस दिन के लिए होती है जिस दिन वोट डाला जाता है, और आइन का और कानून का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो बैलेट की सीक्रेसी है उससे ये मुराद नहीं है कि जिस दिन बैलेट हो जाए तो उसके बाद कभी भी कोई सीक्रेसी जो है वो बरकरार, हमेशा के लिए बरकरार है। ये बड़ी एक अजीब सी प्रपोजिशन आ रही है कि जो वोटर की सीक्रेसी अगर वो आइन में भी दर्ज है और या वो सेनेट के लिए है या नेशनल असम्बली के लिए है, तो वो सिर्फ उस दिन के लिए है वोटर की सीक्रेसी जिस दिन वो बैलेट डाल रहा है। यानी जैसे कि कल मैंने आपको अपने वीडियो लॉग में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि जो वोटर की सीक्रेसी है, जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, वो सिर्फ बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर के इस्तेमाल करने की वक्त तक है। बाद में कोई भी उस बैलेट पेपर को निकाल के देख सकता है कि किसने किसको वोट दिया। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां आम शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जहाँ पे कौंसलर वोटों के ऊपर बरादरी एक दूसरी बरादरी से नाराज़ हो जाती है, कत्ल मुकातले भी हो जाते हैं, वहाँ पे हमारे मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी सिर्फ वोट वाले दिन होती है, बाद में तो पता चलाया जा सकता है। मगर ये भी कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन बैलेट पेपर्स को सीक्रेट रख सकता है और ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए है कि जब करप्शन का इल्ज़ाम लगे कि किसी ने वोट बेचे हैं या नहीं बेचे। मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इस इजलास में हम लोगों ने बहुत सारे दूसरे इक़दाम किए हैं जिनके तहत जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको रोका जा सकता है। और ये भी बावर कराया गया सुप्रीम कोर्ट को, महज पार्टी के बरखिलाफ वोट देना अगर ये साबित भी हो जाए, नंबर शुमार छप भी जाए और पता भी लग जाए कि किस MPA ने या MNA ने किस पार्टी को वोट दिया है अपनी पार्टी के बरखिलाफ, तो वो फिर भी करप्ट प्रैक्टिस कानून और आइन के तहत नहीं होती। मगर आज जो बज़ाहिर जिस किस्म के प्रेशर का सामना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करना पड़ा, उससे यूँ लग रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से ज़्यादा दबाव में हमारे इदारे हैं, हमारी अदलिया हैं, और वो बार बार ये कह रहे थे। और आज दूसरी आम बात ये हुई कि अटॉर्नी जनरल को आज भी ज़्यादा सुना गया। पिछले 5-6 दिन से अटॉर्नी जनरल को सुना जा रहा है, ना इलेक्शन कमिश्नर को बाकायदा दलाइल का आगाज़ करने की इजाज़त दी गई है, ना सिंध हाई कोर्ट बार, ना पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वकला हैं उनको दलाइल ओपन करने की इजाज़त दी गई है, ना सेनेटर रज़ा रब्बानी को, ना बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो नून लीग के नुमाइंदे हैं। अभी तक किसी और फरीक को नहीं सुना गया। महज अटॉर्नी जनरल को सुन के सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आइडिया पे जो है वो फिक्स हो चुकी है कि बैलेट पेपर के ऊपर नंबर शुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं लगाता। और आज भी इलेक्शन कमीशन को बाकायदा दलाइल नहीं सुनेंगे और उनसे कहा कि नहीं, आप दोबारा जाके इजलास करें। और कल फिर अब तलब किया है इलेक्शन कमिश्नर को कि फिर गौर करें। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जनाब हम फैसला कर चुके हैं, नंबर शुमार नहीं हम प्रिंट कर सकते, ये आइन के तहत जो है ये सीक्रेसी है। मगर आज फिर इलेक्शन कमीशन पे बज़ाहिर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। दूसरी अहम बात, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद जो पिछले 6-7 दिन से दिमाग का दही बना रहे हैं, जजों का भी, मीडिया का भी, जो अवाम है उनका भी, और वो ये कह रहे हैं कि जी आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं, ये तो कानून में हो सकता है। अब कह रहे हैं कि चलें, अब ये तीसरा रास्ता, 6 दिन वो ये बहस करते रहे कि ये आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है, ये कानून से हो सकता है, और हुकूमत ऑर्डिनेंस भी लेकर आ गई है, वो कि वो मशरूत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, हुकूमत ऑर्डिनेंस भी लेकर आ गई है। मगर अब अटॉर्नी जनरल साहब ने एक और उल्टी छलांग लगाई है, बल्कि हुकूमत ने एक उल्टी छलांग लगाई है, क्योंकि बज़ाहिर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तजवीज़ आई है, बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, न जाने कहाँ से आई है कि बग़ैर तरमीम के भी हम इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रिंट कर दे अगर नंबर शुमार बैलेट पेपर के, तो किसी आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं, कानून में तरमीम नहीं। तो अब अटॉर्नी जनरल साहब भी जो हैं उसको फॉलो अप करते हुए आज फिर उन्होंने सारा दिन अटॉर्नी जनरल ने तकरीबन ले लिया, और इसी इशू पे बहस करते करते फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने एक फहरिस्त लेकर आगे थे कि जनाब मेरी तजवीज़ तो ये है कि किसी आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं, कानून में तरमीम की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये अगर नंबर शुमार प्रिंट कर लिया जाए
और सिर्फ जो है जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कस्टडी में ये रहे और वो सीक्रेट ही रहेगा। हमारे मुल्क में चीज़ें जिस तरह सीक्रेट रहती हैं वो भी हम सबको पता है। बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर जिस तरह चोरी होते हैं, जो गनी बैग्स जो कि जिनमें बैलेट पेपर होते हैं वो जिस तरह उनकी सीलें टूटी हुई मिलती हैं, तो वहाँ पे तो एक दफ़ा बैलेट पेपर चोरी हो गए तो पूरे मोहल्ले में जो है वो आग लग सकती है और बरादरियाँ जो हैं एक दूसरे के बरखिलाफ़ हो सकती हैं और सिक्योरिटी के इश्यूज बन सकते हैं। हर एक बैलेट पेपर पे नंबर शुमार और वोटर का नाम होगा कि किस वोटर ने किसको जो है वो वोट दिया है। ये तो मैं कौमी असम्बली या लोकल बॉडी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सीक्रेसी को आप डिफ़ाइन करेंगे तो फिर तो सारों के लिए अप्लाई होगा। फिर ये तो नहीं हो सकता कि कौमी असम्बली के बैलेट पेपर के ऊपर नंबर शुमार ना लिखा जाए और सिर्फ सेनेट के बैलेट पेपर के ऊपर लिखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब तशरीह करनी है जो उनके जहन में है, न जाने कहाँ से आया है कि सीक्रेसी जो है उसी दिन के लिए होती है और बैलेट पेपर पे भी नंबर शुमार होना चाहिए। न जाने हम लोग बड़े बड़े कानूनदान ज़िंदगी में उन्होंने एक दफ़ा भी वोट ना डाला हो और उनको ये आइडिया ना हो कि वोट की सेंटिटी क्या है, वो आज अगर आइन की तशरीह करके ये कह दें कि नंबर शुमार लिख दिया जाए और बस वोट को फिर संभाल के रख लिया जाए, सीक्रेट रख दिया जाए, तो फिर जो उसका नताइज होंगे वो हम सबको पता है। पाकिस्तान जैसे माशरे में और मुल्क में जहाँ पे इलेक्शन की रिगिंग के इल्ज़ामात लगते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने आज जो उल्टी छलांग लगाई है, अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ठीक है, फिर आइन में तो तरमीम वैसे नहीं हम कहते हैं, हम कह रहे हैं कानून में होनी चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बज़ाहिर जो तजवीज़ आई है तो फिर चलें कानून में भी तरमीम नहीं करते, इलेक्शन कमीशन आज खुद ही ये फैसला कर ले कि जनाब हम बैलेट पेपर पे नंबर शुमार छापेंगे। मगर इलेक्शन कमीशन अभी तक अपने मौके पे डटा हुआ है। अभी तक से मुराद ये है कि आज तक, अब कल देखें क्या होता है, मगर जिस किस्म का दबाव आ रहा है और अदलिया जिस किस्म की दिलचस्पी का इज़हार कर रही है कि ये सेनेट का वोट जो है वो सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, उससे माजी में जो अदलिया का इलेक्शन में किरदार रहा है वो भी याद आ जाता है। 2013 के इलेक्शन में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो थे वो इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरों को खिताब करते थे और उन्होंने अदलिया के बहुत सारे अफसरान जो है इलेक्शन ड्यूटीज़ पर लगाने से पहले उन्होंने खिताब किया और बहुत सारे मामलात जो है सुप्रीम कोर्ट में तय किए। और 2013 के इलेक्शन के बाद जो इल्ज़ामात लगे वो भी हमारे सामने, और उसमें अदलिया का भी आज अगर माजी के तनाजुर में देखा जाए तो बड़ा घिनौना किरदार रहा है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अपनी एक ज़ाती शख्सियत थी, उनका एक अपना जो रोल था, बहुत असर्टिव थे, बहुत एग्रेसिव थे, और जिस तरीके से उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अपने अख्तियारात से बज़ाहिर तजावुज़ करते हुए सुओ मोटो के नाम पे बहुत सारे काम किए और फ़ैसले किए, आज एक बार फिर लग रहा है कि जिस तरह माजी में अदलिया इलेक्शन इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती रही है, आज फिर वैसा ही हो रहा है। 2013 के बाद जो फिर 2018 के इलेक्शन हुए उसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार का किरदार भी हम सब के सामने है। जिस तरीके से जो है एक सियासी तौर पे चंद सियासी जमातों को अपने रिमार्क्स और फैसलों के ज़रिए निशाना बनाया गया, जिस तरीके से सेनेट के अंदर जो एक अपोजिशन जमात थी मुस्लिम लीग नून के, उनके जो टिकट होल्डर से उनके टिकट्स को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया, क्योंकि उनके टिकट्स पे नवाज शरीफ के दस्तखत थे और नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया था, और बाद में वो जो सेनेटर से उनको आज़ाद करार दे दिया गया, 10 से ज़ायद ऐसे सेनेटर से नून लीग के। और आज सुप्रीम कोर्ट जो दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है कि सेनेट के वोट से पहले ये खुफिया नहीं होना चाहिए, ये ओपन बैलेट होना चाहिए, आइन में भी तरमीम नहीं ज़रूरत, कानून में भी तरमीम नहीं ज़रूरत, ये इलेक्शन कमीशन ये काम करे, ये बड़ी ही एक अजीब सूरत हाल है। और एक बार फिर अदलिया जो है वो बज़ाहिर इस सियासी अमल में जो है भरपूर हिस्सा ले रही है, जो किसी तौर भी ज़ाब्ता अखलाक जो आला अदालतों के जजों का है और सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट है उससे मुताबिक नहीं रखता। आज तो यहाँ तक बात हुई कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील एडवोकेट सजील ने ये कहा कि जनाब ये जो आप सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पूछ रहे हैं ये तो सारे कानूनी सवालात हैं और मुझे आप मौका दें कि मैं इसको कानूनी अंदाज से जवाब दूं। तो जस्टिस इजाज़ुल हसन ने यहाँ तक कहा कि आप आइन और कानून को छोड़ें, आप उसको साइड पर रखें, फ़िलहाल जो हम सवाल कर रहे हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कर रहे हैं, आप खामोश रहें। 4-5 दफ़ा इलेक्शन कमीशन के वकील को खामोश कराया गया और यूँ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई दिलचस्पी नहीं रखती इलेक्शन कमीशन के कानूनी और आइनी दलाइल सुनने में। और अभी तो पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार और सेनेटर रज़ा रब्बानी और जो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह है नून लीग के वकील, उनकी बारी तो अभी बहुत फिर आगे जाके आनी है और इलेक्शन भी बहुत करीब आ गए हैं। तो बड़ी ही एक अजीब व गरीब समाअत हो रही है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, और इससे लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करने के बजाय सियासी मामलात में अपने आप को उलझा रही है
और ये किसी तौर भी किसी किस्म के भी फ़ैसले सेनेट के इलेक्शन से पहले जो है वो इसकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा नहीं करेंगे। एक और अहम बात ये हुई कि जब अटॉर्नी जनरल अपनी एक थर्ड ऑप्शन और जो कानूनी कलाबाजियाँ हैं वो लगाई जा रहे हैं, उसके बाद जो आखिरी कलाबाजी उन्होंने लगाई है कि चलें जी अब इलेक्शन कमीशन ये खुद ही कर दे बग़ैर आइनी तरमीम कानून के। जब वो अपनी मारूज़ात पेश कर चुके तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने जो मारूज़ात पेश की हैं इलेक्शन कमीशन आज जाए और उन पर गौर करे। तो इस पर सेनेटर रज़ा रबानी जो हैं वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इलेक्शंस हो रहे होते हैं इससे पहले जो हुक्मरान जमात है वो अटॉर्नी जनरल के ज़रिए जो बात भी करती है वो बुनियादी तौर पे हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ होता है और हुक्मरान जमात इलेक्शन लड़ रही हैं तो अटॉर्नी जनरल को हुक्मरान जमात का माउथ पीस जो है बज़ाहिर वो बने हुए हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जो है हुक्मरान जमात की तजावीज़ को इलेक्शन कमीशन के पास भेजेगी तो फिर बाकी सियासी जमातों को भी सुनना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ना पड़े। अगर हुक्मरान जमात को कोई तजवीज़ है तो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को दे सकती है। इसके लिए अटॉर्नी जनरल का ऑफिस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसे ऑर्डर्स जारी करने की ज़रूरत नहीं। बाकी तमाम सियासी जमातें हैं और जिनको भी कोई इशू है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाके अपनी तजावीज़ दे सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ना आए। मगर आज चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी इलेक्शन कमीशन को कोई हदायत नहीं कर रहे। उन्होंने ऑडियंस दी अटॉर्नी जनरल को कोर्ट रूम में वो सारी तजावीज़ पढ़ने की जिसमें उन्होंने कहा कि जी सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो उस दिन के लिए होती हैं और वो जो प्रिंट कर दिए जाएँ तो बैलेट पेपर तो उससे सीक्रेसी ख़राब नहीं होगी, वो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर की कस्टडी में होगी। यहाँ पे चीज़ें जो कस्टडी में होती हैं इलेक्शन की और थैले जो होते हैं उन सब का पता है कि कितनी कस्टडी में थी। तो बहरहाल उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को कल तक दोबारा तलब कर लिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन अब अटॉर्नी जनरल की इस तजवीज़ पर दोबारा गौर करे, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन बता चुका आज सुप्रीम कोर्ट में कि हमने इजलास किया है, उसमें चीज़ों पर गौर किया है और हमारा ये फैसला है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बैलेट पेपर पर नंबर शुमार नहीं शाया किए जा सकते। तो इलेक्शन कमीशन की आज तलबी ये बड़ा ही गैर मामूली वाक़या था। ये एक आइनी इदारा है और ये नैब भी नहीं है, हालांकि नैब एक स्टैचूट के एक सादा कानून साजी के ज़रिए नैब का इदारा बना है। उसका सरबराह एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज है जिसका नाम है जस्टिस जावेद इकबाल। आज तक उस रिटायर्ड जज को नहीं बुलाया गया जो एक आम नैब के एक सरकारी इदारे का हेड है, उसको नहीं सुप्रीम कोर्ट तलब किया। उसने जब भी कोई मीटिंग हो या बात हुई तो चैम्बर में बुलाते हैं कि रिटायर्ड जज साहब की इज़्ज़त में वक़ार में कोई कमी ना आ जाए। जहां रिटायर्ड जजों की इज़्ज़त और वक़ार इतना है वहां एक सिटिंग इलेक्शन कमिश्नर जो आईनी इदारे का सरबराह है उसको आज रोस्टरों पे बुलाकर मैं समझता हूं कि ज़ाती राय में इसकी तस्दीक की गई है और जिस तरीके से बराह रास्त सवाल किए गए और उसको इस बात की इजाज़त भी नहीं थी कि वो अपने वकील के ज़रिए बात कर सके। कल यही इलेक्शन कमिश्नर जब इदारों को अहकामात देगा तो इस इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात कौन सुनेंगे? जब आप इलेक्शन कमिश्नर की इज़्ज़त नहीं करेंगे, एक आईनी इदारे के सरबराह की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो बाकी सरकारी इदारे कैसे उस इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करेंगे मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन करवाने में और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने में? अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमिश्नर को एक आम सरकारी इदारे की तरह रोस्टरों पे बुला के ट्रीट करेगी तो फिर आप ये तवक्को कैसे कर सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बकौल आपके आप एक आईनी इदारा है, सामने रोस्टरों पे खड़ा किया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, उसको वकील के ज़रिए बात करने की इजाज़त नहीं दे रहे, उसके मौक़िफ़ को पूरी तरह सुने बगैर रद्द किया जा रहा है और दोबारा उस पर गौर करने का किया जा रहा है और साथ साथ कहा जा रहा है कि आप तो आईनी इदारा हैं, आप तो आम इदारा नहीं हैं, आपके पास तो बड़े अख्तियारात हैं। और उनको साथ साथ कहा भी जा रहा है कि आप तो एक आम इदारा नहीं हो, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो बिल्कुल एक आम सरकारी इदारे के सरबराह के साथ जो रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में होता है वही सलूक आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी किया गया है। बहुत बदकिस्मती की बात है और यूँ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये सेनेट के इलेक्शन में गैर ज़रूरी तौर पर अपने रिमार्क्स के ज़रिए, अपनी हदायत के ज़रिए और अपनी इस प्रोसीडिंग के ज़रिए अदलिया को भी मतनाज़ा बना रही हैं और आने वाले जो सेनेट के इलेक्शंस हैं अगर उनमें कुछ भी होता है तो उसका बराह रास्त इल्ज़ाम अदलिया पे आएगा। इसलिए कुछ लोगों की राय में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पढ़ना नहीं चाहिए था और अगर पढ़ना भी है तो फिर आइन और कानून के मुताबिक अपनी राय का इजहार करें, किसी दूसरे को मजबूर ना करें उस काम करने के लिए जो काम सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा खुद नहीं करना चाह रहा।
मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।